शख्स पैसे की हवस में इस कदर अंधा हो गया था कि इसने 4 साला मासूम की भी परवाह नहीं की और उसकी गर्दन पर भी छुरी फेर दी। उसने जुल्म की इंतहा की। 4 साल बच्चा जो आंखों के सामने आता है वो बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर गया हूँ, रूबी से 1-2 मिनट बात हुई है। बाद में तायमी ने बुला लिया, इधर आ खाना खाना। मैं कहा नहीं खाना नहीं खाना। कहाँ पे छुरी फेरी थी आपके पोते? जुल्म की इंतहा को पहुंचते ही इस दरिंदे ने अपनी भाभी तक को ना छोड़ा। उसके जिस्म पर भी छुरियों के इस कदर वार किए कि वो जान की बाजी हार गई। बच्चा था छोटा, भाई गली में शोर कर रहा था, दरवाजा खोलो, मैंने ऊपर आना ऊपर आना ऊपर आना। मैं नीचे गया हूँ, बच्चे को अंदर लिया, ऊपर जाकर उसको भी छुरियां मार। अंदर जाते वक्त नीचे से कुंडी लगाई है, कुंडी लगाकर ऊपर चला गया मैं। उतनी देर तायमी उधर गई है अपने कमरे में, उस साइड पे मुंह किया है, मैंने पीछे से छुरी मार दी हूँ। कि इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो फरिश्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ अगर वो अपने अमाल दुरुस्त रखे तो वो इंसानियत के दर्जे को जरूर छू सकता है और वो उसके अपने बस में होता है। लेकिन अगर इंसान अमाल खत्म कर दे, जमीर को मुर्दा कर दे, तो उसमें और एक भयानक जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। जी हाँ, मैं नीला ज़का आज के पुकार की एपिसोड में आपको एक ऐसे इंसान नुमा भयानक दरिंदे से मिलवाने जा रही हूँ जिसे देखते ही देखते अपने ही घर में सफे मातम बिछा दिया। 4 साल के मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग औरत तक को ना छोड़ा। क्या था उसका बात, चाहता क्या था वो, क्यों दरिंदगी ढाई, खुद था कौन, आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये एहसान क्लिनिक है जिसके बारे में मौजूद है। जब वो शातिर मुलजिम दीवारें फलांगता हुआ जख्मी हालत में उतरा तो एहसान क्लिनिक की जानिब भी उसने रुख किया यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ से खून बह रहा था। वो यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या बात हुई अंदर चल के बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नसीम, बैठ जाए। अच्छा। आप क्या है यहाँ पे? डिस्पेंसर है। 23 तारीख की शाम को कोई नौजवान आया था जिसके हाथ को जख्म आया और यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए बिल्कुल आया था। फिर डॉक्टर साहब को रेफर किया गया? नहीं, वो हमारे पास ही रहा। अच्छा। डॉक्टर को रेफर नहीं किया। अच्छा। हमने उसने कहा कि मुझे चोट लगी है। अच्छा। यानी कि रिक्शे के साथ ना मेरा जो सा हाथ उसकी स्क्रीन पर लगा और उसकी वजह से ना चोट लगी है। अच्छा। जब उसने ऐसा करके पट्टी उतारी है ना तो देखते साथ ही मैंने कहा कि भाई ये तो हमारा केस है ही नहीं, ये तो हॉस्पिटल का केस है। ठीक। तो फिर उसने ना क्या कहते कॉटन रखी है, पट्टी लपेटी और चले गए। वो नौजवान इसी इलाके का रहने वाला पहचान में था आपके? नहीं, मैंने उसको कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, वैसे बस आप जेनेरिक पेशेंट आया था। हाँ जी। ठीक। नाज़रीन, एक चीज तो क्लियर है कि अजीम नामी शख्स यहाँ पर आया था अपने इलाज के गर्ज से, लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल उसे रेफर कर दिया गया क्योंकि उसका जख्म गहरा था और यहाँ पर उसके वो स्टिचेस या जो भी उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था वो यहाँ नहीं हो सकता था। अब आगे क्या हुआ आइए दिखाते हैं। इस वक्त हम विक्टिम फैमिली के घर में मौजूद हैं। ये वो घर है जहाँ वो सारा वाक़या पेश आया। वाक़े की असल हकीकत क्या है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कहीं भी इंसाफ में कमी आ सके, कहीं भी ऐसी कोई बात, कोई एविडेंस जो छुप सके। यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में सारा वाक़ा हुआ है, वो भी हमने चूँकि अपने प्रोग्राम में आज शामिल किया। अब भाई मौजूद हैं, कहने को जो मकतूला हैं उनके ये देवर हैं, जो मुतासरा फैमिली थी यानी कि जो इमरान साहब थे उनके ये भाई हैं जिनकी बीवी आगे कत्ल हुई, उनका बेटा कत्ल हुआ, वालदा इनकी भी थी, जाहिर है उनकी भी वालदा थी। क्या मामला था? रिश्तेदार था जिसने सब कुछ किया और रिश्तेदारी कोई ऐसी नहीं कि दूर पार के रिश्तेदारों, बहुत उलझी हुई रिश्तेदारी। वो हम आपके चल के प्रोग्राम में भी साथ साथ आपको बताएंगे कैसी रिश्तेदारी थी। फिलहाल इनसे बात करते हैं। जिस दिन ये सारा मामला हुआ उस दिन आप लोगों में से जाहिर है आप तो बाहर थे, फैमिली आपकी घर पे नहीं थी? फैमिली भी घर पे नहीं थी। असल में छोटा मेरा ब्रदर जो फर्स्ट ब्रदर वो बाहर से आया हुआ था। अच्छा। तो उसको मिलने के लिए सारी फैमिली जो है वो दूसरे घर में 14 नंबर के लिए वहाँ पे दूसरा घर है नानो बहन का। जिसने ये सारा वाक़या रूनुमा किया वो आपका क्या लगता है? बेसिकली वो जो उनकी मेरी सेकंड मदर है, सासू माँ, सेकंड सासू माँ है।
चाचू ने 2 शादियां की हुई। अच्छा, जो उनकी दूसरी बीवी है वो उनमें से है आपके चाचू का बेटा? चाचू का बेटा, सारी बात आप कहेंगे तो- लेकिन सेकंड यानी कि आपकी वाइफ का स्टेप ब्रदर है वो? जी, जी। ये कह सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है ये सारा वाकया क्यों पेश है? कोई तनाव था रिश्तेदारी में आपस में? कुछ भी नहीं है, कुछ एक राई के दाने जितना भी होता है ना, कुछ तनाव जो होता है इंसान के अंदर के बेसिकली थोड़ा सा अभी समझ में आया कि यार ये बंदा इस तरह कर सकता है या कुछ, असल में बेसिकली तनाव है ही नहीं। अगर कोई तनाव हो तो वो समझ में, आज तक ये बात नहीं समझ में आ रही उस बंदे की भी, अपने भाई की। भाई को क्या, भाई के वो काफर है हमारे लिए, वो भाई नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपनों को नहीं समझ सका, सारी बातें इंसान अपनों पे छोड़ के सब कुछ जाता है। कभी ऐसी कोई इख्तलाफात? किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है, कोई एक राई के दाने जितना भी इख्तलाफ नहीं है। जमीन जायदाद के वाले कुछ भी नहीं, सबका सब कुछ बटा हुआ था, सब कुछ, सब हर कोई अपना अपना घर था, हर कोई अपने अपने घर में खुश था। खाली वारदात की गर्ज से, मतलब चोरी करनी आसान है, डाका डालना आसान है, कत्ल बहुत आगे की स्टेज है। तो सब समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं आती। ना तो मेरी बीवी के पास जेवर है, ना मेरी भाभी के पास जेवर था। हाँ। मिनिमम मेरे ख्याल से 2 गोल्ड की अंगूठियां भाभी के पास ही सिर्फ, और मामा के पास वो जो कानों में उन्होंने झुमके पहनी। उसकी एक बेटी है माशाल्लाह, माशाल्लाह। साल से 1.25 साल की समथिंग उसकी एज होगी, और फूल जैसी बेटी है उसकी। हम उसकी बेटी की तरफ देखते हैं कि उस जलील इंसान अपनी बेटी की भी नजर, उसकी शक्ल नहीं है सामने आई कि जब मैं कर रहा हूँ तो उस बच्चे के साथ जो उसने किया है, अब बड़ों के साथ जो उसने किया, वो बच्चे का भी चेहरा नहीं है, उसको इस चीज की भी बस उसने दिल में नहीं है, जरा सा भी उसके ख्याल नहीं आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस बच्चे को मैं मार रहा हूँ। बड़ों के साथ ऐसे बेईमाना तरीके से, जैसे कोई प्रोफेशनल नहीं बंदा करता है ऐसे, किराए का कातिल करता है। वो भी नहीं, मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं इस तरह करता हो। सादिया, ख्वातीन हैं घर में, ख्वातीन बहुत सारी बातें आपस में रिलेटिव्स हैं डिस्कस करती हैं, मर्दों को नहीं पता होती। क्या ऐसी कोई बात कभी घरेलू घर में ख्वातीन का कोई पुराना तनाज़ा सामने आया जो अजीम के नॉलेज में आया और उसने अब इस सारे वारदात को डकैती का रंग दिया और उसने दुश्मनी ली हो पुरानी? नहीं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं? कुछ भी नहीं है, कोई किसी किस्म की बात ही नहीं है। सब कुछ नॉर्मल था, जिंदगी नॉर्मल थी। बिल्कुल सारे घरों में हमारे ऐसे ही है, कोई किसी किस्म का मसला ही नहीं है। पता नहीं, मैं कहती हूँ तो मेरे सामने हो तो मैं उसको पूछूं कि ये क्यों किया। आप नहीं मिली उसके बाद उससे? ठीक। अंकल, आप तो घर के सरबराह हैं, बुजुर्ग हैं, ये सारा वाकया नाकाबिले फरामोश और तस्लीम अब हमारी कम अकल तो नहीं कर रही कि ये वारदात है। आपको क्या समझ आता है, ये वारदात है? मुझे तो नहीं लगता। देखो जी, सामने ही पता लगा कि वो डकैती करना है, डकैती करना है। अगों अगर डकैती करना है तो शुरा को लेके आए। ये बात तो समझ से बाहर है। उस तो बाद ये आया ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? आया अच्छा। आया ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ हाँ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ? अच्छा। आप बुजुर्ग हैं, आपका वसी तजर्बा क्या बोलता है? आपके घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा जलन हो, रिश्तेदारों ने उकसाया हो? भी आपका भतीजा भी सगा था ये, सकती पूरा का पूरा घर उजाड़ ਬਹੁਤ दिया। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ठीक। नाज़रीन, यहाँ पे गुत्थी काफी हद तक उलझती भी है और कहीं कहीं सुलझती भी है। 2 चीजें सामने आती हैं। एक तो अजीम की 2 सुतेली बहनें 2 ताया और चचा के घर में, और अजीम के टारगेट किए हुए यही 2 घर। क्या वो अपनी सुतेली बहनों से कोई बदला लेना चाहता था, उनके घर उजाड़ के? इसलिए उसने पहले ताया का घर टारगेट किया, वहां जगह नहीं बनी, फिर उसने चचा का घर टारगेट किया। या ठीक है, दूसरी वजह वारदात, डकैती। डकैती समझ में नहीं आती क्योंकि वो कत्ल की नीयत से आया था। तो इन 2 वजूहातों में से उसकी सगी बहनें तो थी नहीं, वो दुबई से आया था और वापस दुबई जाना था। क्या वो इतना बड़ा जख्म अपनी सुतेली माँ और बहनों को देके जाना चाहता था कि वो सारी जिंदगी तिलमिलाती रहें, रोती रहें और वो दुबई सुकून से जा बैठे और कल को अपनी माँ बहन को भी ले जाए यहाँ से? या डकैती के पीछे कोई और उकसाने वाला था? ये 2 वजूहातों में से असल वजह क्या है, इसकी खोज आज हम लगाएंगे। कत्ल की लर्जा खेज वारदात,
टेलीविजन मीडिया पर देखी, हमने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर देखी, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि थाना नसीराबाद की हुदूद में ऐसा क्या हुआ, वो कौन था सफाक मुलजिम, कयामत सुगरा का मंजर ढाया क्यों गया। ये इन्वेस्टिगेशन अब काफी हद तक अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है। अभी क्या सामने आया है, ये मुलजिम अब क्या बताता है कि इसने क्यों किया। फाइनल और हतमी तौर पर अब जो चीज सामने आई है वो इसी के मुंह से सुनवाते हैं। मुलजिम मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अजीम। असीम। क्या उम्र है तुम्हारी? 31 साल। 31 साल। करते क्या हो? होटल का काम करता हूँ। कहाँ पे? दुबई में। दुबई में कितने अरसे से? 5 साल से। वापस कब आए हो? 2-2.5 माह हो गए। इधर मुझे तो देख के बात करो भाई। 2-2.5 माह हो गए। जो बैरूने मुल्क नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, वो जब पलट के आते हैं तो इतना तो पास होता है कि 3-4 माह निकल जाए, होता है ना। तो 2.5 माह में ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी, या तुम्हें किसी ने पैसे देकर कत्ल करवाया था, या मामला क्या था, अपने मुंह से बता दो। जेन बनाया कि वारदात डालूंगा, मार के निकल जाऊंगा, कोई देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। जिनके घर में वारदात की वो तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरी भाभी थी, तायमी थी और मेरा भतीजा था। तुम्हें अंदाजा था कि उनके घर में पैसे पड़े? नहीं कोई तो फिर ऐसे वारदात तो नहीं होती ना। बस ऐसे ही चला गया था मैं। आसपास गलियों में और भी घर है रिश्तेदारों के? जी आसपास है। तुम्हारा भी घर वहीं आसपास ही है? मेरा भी तो आसपास। तुम्हें फिर बाकी किसी और के घर में वारदात की क्यों नहीं सूझी, इन्हीं को टारगेट क्यों किया? बस इसीलिए किया कि इधर 1-2 जी होंगे, उनको फिनिश करके अपना काम करके निकल जाऊंगा, कोई पहचानेगा नहीं। तुम्हें कैसे पता था कि उनके पास है? होता है हर घर में। नहीं, इस तरह तो तुम्हारे अपने घर में भी था, वहां से चोरी कर लेते। कत्ल की क्या जरूरत थी? नहीं था। नहीं था तो कैसे पता उनके घर में था? जब तुम्हारे अपने घर में नहीं है तो हो सकता है उनके घर में भी ना होता। तुम्हें कैसे पता था कि वहां पे है? बस ऐसे ही अंदाजा। ऊंचा बोलो थोड़ा। बस ऐसे ही अंदाजा लगाया, पक्का पता नहीं था मुझे उधर है अच्छा। कुछ के नहीं है। मुझे गोल करने की कोशिश नहीं करनी, मेरे सवालों से निकल नहीं सकोगे तुम। इससे जो बात है ना वो सीधी सीधी बतानी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ मैं सच। कैसे मान, जो कातिल हो तो झूठे नहीं होगे? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? मैंने छुरियाँ उठाई हैं, साथ लगाई और मैं चला गया हूँ। छुरियां कहाँ से ली? छुरियाँ मैंने एक उठाई थी 14 नंबर से और एक खरीदी थी। उठाई थी मतलब? भाई दुकान है उधर। चोरी उठाई थी वहाँ से? जी चोरी उठाई थी। अच्छा, जो खरीदी थी वो कितने की ली थी? 70 रुपए की ली थी। वो कहाँ से? पठान आता है गलियों में छुरियाँ बेचने के लिए, उससे खरीदी थी। कितने दिनों से प्लान कर रहे थे? 8-10 दिन से। 8-10 दिन से मंसूबा बना रहे थे? जी। तो मौका नहीं मिल रहा था या छुरियां नहीं मिल रही थी? मौका नहीं था मेरा। अच्छा, फिर? अंदर जाते वक्त नीचे से कुंडी लगाई है, कुंडी लगाकर ऊपर चला गया मैं। उतनी देर तायमी उधर गई है अपने कमरे में, उस साइड पे मुंह किया है मैंने, पीछे से छुरी मार दी उनको छुरी मारी है, शोर करने लग पड़ी। रूबी को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये देखो पागल हो। जब रूबी आई है तो रूबी के कमर में छुरी मार के छुरी मारी है तो छुरी स्लिप हो गई मेरे हाथ से। वो छुरी रूबी ने पकड़ ली अपने हाथ में। रूबी से छुरी पकड़ने लगा, मेरे हाथ में छुरी लग गई। इतनी देर में जब रूबी को छुरी मारा था तायमी मेरे पास से गुजर गई। जब पास से गुजरी तो मैं उनके पीछे कपड़ों से पकड़ा तो उनकी कमीज उतर गई। उनको छुरियां मारी उधर। अच्छा। बाद में नीचे बच्चा था छोटा, भाई गली में शोर कर रहा था, दरवाजा खोलो, मैंने ऊपर आना ऊपर आना ऊपर आना। मैं नीचे गया हूँ, बच्चे को अंदर लिया, ऊपर जाकर उसको भी छुरियां मार दी। उसको क्यों मारी? पहचाने ना। तो वो तो नीचे था दरवाजे में, दरवाजा खोलने की जरूरत क्या थी तुम्हें? फिर देख लिया था उसने ऊपर जाते हुए। अच्छा, उसने ऊपर आते हुए देख लिया था। फिर कुछ मिला घर से? कुछ नहीं मिला, तो दराज सब कुछ खोला मैंने, अलमारी खोल लिया, कुछ चीज़ नहीं मिली। उतनी देर में नीचे शोर पड़ गया था, फिर मेरा हाथ भी जख्मी था, मैं निकल गया ऊपर से। फिर वहाँ से कहाँ गए? वहाँ से ऊपर छत पे गया हूँ, छत से फिर मैं बाहर निकल गया हूँ ऊपर छतें क्रॉस करके। छतें क्रॉस करके? तुम्हारा हाथ जख्मी था, छतें क्रॉस कैसे की तुमने? छोटी छोटी छतें थी, कर ली क्रॉस इजीली। उसके बाद? उसके बाद बाहर गया हूँ, मैंने रश्के वाले से रश्का करवाया। मैंने कहा यार वाल्टन तक जाना है। वाल्टन जाके मैं उधर फिरता रहा हूँ, डिस्पेंसरी देखता रहा हूँ बाइक कोई नहीं मिली। वापस आए, घर में आया मैं सीधा अपने। घर वाले पूछते क्या हुआ, मैंने कहा शीशा लगाए। घर वाले कहते जा टांके लगा या पट्टी शट्टी करा देते, जाकर सर्विस हॉस्पिटल चलेंगे। कहते हैं ना कि मुल्जिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज होती है। इससे कभी भी कोई जालिम नहीं बच सकता। ये एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि अल्लाह का निजाम था जिसका ये दरिंदा शिकार हुआ। कत्ल करते हुए हाथ जख्मी हुआ और कहीं भी इसका इलाज न हो सका।
और आखिरकार वहां जा पहुंचा जहां इसके जुल्म का शिकार बनने वाले इसके अपनों की लाशें मौजूद थीं, जिसका सारा रिकॉर्ड टीम पुकार पहले से ही हासिल कर चुकी थी, जहां इसके 28 टांके लगे। पता है कितना बड़ा जुल्म किया? बहुत बड़ा सर। तुम्हें तो अब पता चल रहा है ना। नाज़रीन, 28 टांकों तक की कहानी आपके सामने आ गई। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये छुपा रहा है, गोलमोल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी हकीकत क्या है, फैक्ट फाइंडिंग्स एक्चुअल में है क्या, वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे कैफिर किरदार तक पहुंचे। आगे कहानी और भी दर्दनाक है जो इसकी जुबानी सुनवाएंगे, मगर थोड़ी देर के बाद। ये मुल्जिम रिश्तेदार था, ये सामने कैसे आया है? तो जनाजे के लिए भी वहाँ मौके पे पहुंच गया था, इसमें शक कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जी, ये 23 तारीख शाम को जब एक 15 की कॉल आई कि फलां मोहल्ले में 3 मर्डर हो गए, मैं अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पे पहुँचा। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 डेड बॉडियाँ मौजूद थी, एक बच्चे की अब्दुल वली की और उसकी वालदा रूबी की। कनीज़ बीबी की डेड बॉडी हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुकी थी। मौके को हमने कॉर्डन कर लिया ताकि कोई भी शायद ना ज़ाया हो सके वहाँ से। वहाँ हमारी फॉरेंसिक की टीमें पहुँच गई, PSF को भी आ गई और हमारी CRO पुलिस की एक टीम है वो भी मौके पे पहुँच गई। उन्होंने जब यहाँ से वहाँ से शवाहद इकट्ठे किए तो वहाँ हमें ये शवाहद मिले कि जो भी मुल्ज़िम है वो मौके पे ज़ख्मी हुआ है, क्योंकि उसका खून जो है ना वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी और छतों के ज़रिए जिस जिस जगह से वो क्रॉस करता गया उसको हम लीड करके ना उसका पीछा करते गए। अच्छा, ये 9 नंबर गली रात का वक्त था, सर्च लाइटें थी हमारे पास। वहाँ कोई 8-10 घर इसने क्रॉस किए तो एक घर में जाकर ये अंदर दाखिल हुआ। वहाँ इसने एक टब पड़ा हुआ था पानी से, उधर से अपना हाथ भी धोया, लेकिन इसकी ब्लीडिंग जो है ना वो मुसलसल जारी थी। उसके बाद ये रिक्शा लिया इसने, ये बाहर चला गया। आपको सारा कैसे पता चला वहाँ ये से? हमने वहाँ तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जब हमारी टीमें फारग हुई तो हमने अपने बंदे जो है ना वो इलाके में छोड़े हुए थे। ये यकीन था कि बंदा हो सकता है इसी मोहल्ले का और इंजर्ड हो और वो कहीं से भी अपनी ट्रीटमेंट वो न करवाएगा। तो ये सर्च करते करते तो रात हमें को तकरीबन 1 बजे के करीब एक इतला मसूल हुई कि वो एहसान क्लिनिक है गली नंबर 13 मक्का कॉलोनी में, वहाँ से एक बंदे ने ट्रीटमेंट करवाई थी। जब वहाँ से हमने उस इन्फॉर्मेशन को मैच्योर किया तो हमें पता चला कि वो सर्वोस हॉस्पिटल चला गया था। फिर हमने सर्वोस हॉस्पिटल से कंफर्म किया तो वहाँ इसी एक नाम अजीम नाम का जो बंदा था जो एहसान क्लिनिक पे गया था, वही वहाँ जाकर ना एडमिट हुआ। उसने अपना COD नंबर लवाया और ट्रीटमेंट करवाई। ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर वो वापस चला गया। अब उसके बाद हमें इस इंफॉर्मेशन को मज़ीद ज़्यादा मैच्योर किया तो इसका हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिल गया। तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मर्डर का पहले मर्डर नहीं, पहले इसका मंशियात का रिकॉर्ड था। अच्छा। वो भी मिल गया। तो फिर हमने इसको ना रात को रेड करके लेट नाइट जो है ना वो इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब इसको इंटरोगेट किया तो इसने ना ये सारा वाकया जो है ना जिस तरह इसने मर्डर किया, वो ब्लड सैंपल्स भी मैच हो गए जो छतों से मिले, वो बुझवाए हुए हैं। अच्छा। वो इंशाल्लाह ब्लड मैच भी होगा, DNA भी होगा और इसके फिंगरप्रिंट भी उधर से इसने एडमिशन कर लिया आपके सामने? कर लिया जी। रीजन क्या सामने आई? रीजन ये फर्स्ट तफ्तीश में जो है ना वो सारी, क्योंकि टिक्कर काफी शफल होके चलते रहे हैं, मुख्तलिफ बयानी करता रहा। फर्स्ट तफ्तीश ही पहले इसने उसके खामद के रूबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर रूबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जब हमने इसका डिटेल से डीपली इस तफ्तीश को देखा तो इसने ना अपना माइंड एक बनाया हुआ था। ये 2-3 माह से दुबई से वापस आया था, इस पे पास पैसे भी नहीं थे, ये चर्च भी पीता था और होटलों में जाकर अय्याशी भी करता था। क्या जानी था? जी जानी था। अच्छा। और उसके बाद कुछ दोस्तों से इसने ना 3-4 दोस्तों से रकम भी किसी एक से 20,000 15,000 ये इस तरह ना पैसे भी उधार लिए हुए थे। इसने कुछ दिन पहले अपना एक ज़हन बनाया, क्योंकि रूबी सेकंड टाइम घर में अकेली होती है, तो इसने एक छुरी जो थी जो अल्लाह कत्ल के मौके पे फेंक कर भाग गया था, वो खून आलूद हमारी फ्रांसिक टीम में चली गई है मैच के लिए। इसी दौरानिए में नीचे लोगों ने वो दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। इसने टेरेस से नीचे देखा तो लोग काफ़ी आ चुके थे और इसके पास कोई चारा नहीं था। फिर ये छत के ज़रिए ऊपर से चलता चलता फरार हुआ।
तो वही जो इसका जख्मी हाथ था वही मौजब बना हमारी पुलिस तफ्तीश में शवाहिद इकट्ठे हुए तो ये इसका बर्बरियत जो इसने ढाई, जिस तरह से इसने तहरे कत्ल की वारदात की और फिर चंद महज पैसों सिक्कों के चक्कर में इसने वहां सर जो किया वो अभी तक मंजर आम पर हम हकायक ले आए। लेकिन बहुत सारी चीजें ना घुमा रही हैं मुझे भी कि डकैती करना आसान है, चोरी करना आसान है, कत्ल करना आसान है और अपने ही खूनी रिश्तों का कत्ल करना। ये कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से कर रहा था, चोरी बाद में सोचा होगा शायद इसने। इस सारी पहेली में कहीं ना कहीं शायद अभी किसी एंगल से तफ्तीश मजीद होना बाकी है, इसके स्टेटमेंट के बरक्स जो हकायक हैं वो सामने आ सके। इसके पीछे और कौन कौन था, अपने खूनी रिश्तों का कत्ल इसने महज डकैती की खातिर किया या डकैती कत्ल की खातिर की, तो ये सारी कहानी इसने किस तरह से बनाई। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगी और अरबाब अख्तियार से भी अपील करूंगी कि हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए जो इस जुर्म में शामिल है सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसने जिस नीयत से किया उसको मंजर-ए-आम पर लाया जाए। तफ्तीश की मजीद जरूरत है तो हत्तुल इम्कान हर एंगल से तफ्तीश की जाए और इसे ऐसी सजा दी जाए कि जमाना इसकी मिसाल को याद रखे। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला ज़का और टीम पुकार को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।